गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, और इस चैप्टर का नाम है कारक। आप ये चैप्टर अपनी क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़े हैं वो आप क्लास 4th में, 3rd में, 2nd में कई बार पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा हमने उनको फास्ट पढ़ लिया था। लेकिन ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है, बिकॉज आप उसको 5th क्लास में पहली बार पढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ते जाएंगे और उसमें नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे, आपका अटेंशन जो है वो कम नहीं होना चाहिए। आप उसी अटेंशन के साथ चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिस अटेंशन के साथ आप स्टार्ट करेंगे। ओके, चैप्टर का नाम है कारक बच्चों, और कारक को हम इंग्लिश में बोलते हैं केस, CASE, केस बोलते हैं। ठीक है, कारक और केस। जैसे इंग्लिश ग्रामर में हमने आपको पढ़ाया है, केस होते हैं, उनके नाम हैं नॉमिनेटिव केस हैं, ऑब्जेक्टिव केस हैं, पजेसिव केस हैं। ये शब्द आपने पहली बार तो नहीं सुने ना, इनको आपने पहले से सुन रखा है। तो वही जो आप इंग्लिश में केस पढ़ते हैं ना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, उन्हीं केसेस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कारक क्या है। कारक को समझने से पहले आप ये पिक्चर्स देखिए। इस पिक्चर में क्या है? एक चिड़िया है। चिड़िया को हम गौरैया भी बोलते हैं, और वो किसी गार्डन में घूम रही है और सडनली उसको एक दाना दिख गया। तो ये इस पिक्चर में बताया गया है। अब सेकेंड पिक्चर में हम देखते हैं कि फिर से एक चिड़िया है, और वो जो दाना उसने ढूंढा, वो दाना उसको वो चोंच में उठाकर अपने घोंसले में जो उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको खिलाने के लिए चली गई। तो ये पिक्चर है। अब इस पिक्चर को हमें ट्रांसलेट करना है। कहने का मतलब हम इस पिक्चर में हम ये बताना है कि इस पिक्चर में हमने क्या देखा। देखिए सेंटेंस क्या है? गौरैया ने दाना ढूंढा। ढूंढा, ध्यान से सुनिए। गौरैया ने दाना ढूंढा, ये गौरैया है। गौरैया ने दाना ढूंढा। वह बच्चों के लिए दाना लाई। अब ये जो गौरैया है ये बच्चों के लिए दाना लाई। बच्चों ने दाना खाया, बच्चों ने दाना खा लिया। वे घोंसले में खेलने लगे, वे घोंसले में खेलने लगे। दो पिक्चर हैं और दो पिक्चर पर 4 सेंटेंस हमने लिखे हैं। अब इन चारों सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर यूज हुआ है वो बिल्कुल डिफरेंट यूज हुआ है। जो कारक यूज हुआ है वो चारों सेंटेंस में अलग अलग यूज हुआ है। कैसे, वो हम नीचे देखते हैं। देखिए, ऊपर लिखे वाक्यों में ने, के लिए तथा में आए हैं। ठीक है, यहाँ पर गौरैया ने आया है, यहाँ बच्चों के लिए आया है, यहाँ पर बच्चों ने आया है, और यहाँ पर घोंसले में आया है। इन्हें हटाने से शब्दों का आपसी संबंध तथा अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर हम इन शब्दों को हटा दें, यहाँ से ने हटा दें, तो क्या हो जाएगा? गौरैया दाना ढूंढा, गौरैया दाना ढूंढा। यहाँ से ने हटा दें, बच्चों दाना खाया। यहाँ से के लिए हटा दें, वह बच्चों दाना लाई, और यहाँ से में हटा दें, वे घोंसले खेलने लगे। तो क्या हो रहा है? अगर हम इन वाक्यों में से जो रेड वाले आपके शब्द हैं उनको हटा देते हैं, तो जो शब्दों का आपसी संबंध है या जो बात हम कहना चाहते हैं उसका अर्थ तो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। गौरैया दाना ढूंढा, इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है ना? तो इन शब्दों का प्रयोग किसी भी वाक्य में जरूरी होता है। ने, को, के लिए, से, में, ये छोटे छोटे शब्द जो है ना, जैसे देखो मैं आपको मोटी बात बताऊं, जैसे एक सेंटेंस है ये, गौरैया ने दाना ढूंढा। अगर हम पूछें गौरैया, गौरैया क्या है, तो आप बताएंगे गौरैया संज्ञा है, चिड़िया का नाम है। दाना क्या है? एक वस्तु का नाम है, तो वो भी संज्ञा है। ढूंढा क्या है? एक क्रिया का नाम है ना? अगर हम आपसे पूछें ने क्या है बच्चों, तो क्या आप बता पाओगे ने क्या है? एक्चुअल में आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, क्योंकि ने वास्तव में कोई कुछ भी नहीं है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइटल के अंतर्गत ने नहीं आता है। ठीक, लेकिन ने का कोई नाम नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ने की इंपॉर्टेंस भी खत्म हो गई। आपने देखा ना, अगर हम ने को हटा दें तो सेंटेंस का जो अर्थ है वो तो स्पष्ट ही नहीं होता।
तो ये लगाने भी ज़रूरी हैं, इन शब्दों को लगाना भी ज़रूरी है और इन शब्दों का कोई स्पेशल नाम भी नहीं है। तो अब इन शब्दों को हम क्या बोलें, बस वही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं, ये शब्द क्या कहलाते हैं, ये विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। ये जो शब्द हैं ये विभक्ति चिन्ह हैं। वाक्य में आए संज्ञा शब्दों का क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। देखो यहाँ गौरैया है और यहाँ पर क्रिया है ढूंढना। ठीक है, तो गौरैया और ढूंढना, इन दोनों को अगर आपको जोड़ना है, इनमें संबंध स्थापित करना है, तो क्या आप बिना ने लगाए संबंध स्थापित कर लोगे? अगर आपने ने नहीं लगाया तो आप बोले गौरैया ढूंढा, और गौरैया ढूंढा का कोई मतलब निकलता नहीं है। ठीक, तो हम चैप्टर कारक पढ़ रहे हैं ना, तो कारक के बारे में बात करेंगे। कारक फिर क्या है? अगर कोई वाक्य हमें लिखना है और उस वाक्य में जो संज्ञा है, संज्ञा के बिना तो वाक्य नहीं बनेगा, क्रिया के बिना भी वाक्य नहीं बनेगा, लेकिन संज्ञा और क्रिया को जोड़ने के लिए, बात समझो, संज्ञा और क्रिया को जोड़ने के लिए हमें कुछ शब्दों की और जरूरत पड़ती है। तो जिन शब्दों की हमें जरूरत पड़ती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। और हर कारक का एक विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक, तो ये वाक्य है, वाक्य में संज्ञा है और वाक्य में क्रिया है। तो वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच का जो संबंध है वही कारक है, और उस संबंध को दर्शाने के लिए, उस संबंध को बताने के लिए जो शब्द हमने इस्तेमाल किया बच्चों, वही शब्द क्या है? विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों को एक ही मत समझ लेना। एक है कारक और दूसरा है विभक्ति चिन्ह। देखो, जो वाक्य में संज्ञा शब्द प्रयोग होते हैं या जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होते हैं, उनका क्रिया के साथ क्या संबंध है? क्रिया के साथ उनका संबंध कौन बताता है? कारक बताता है। कैसा संबंध है उनके क्रिया के साथ, है ना? और संबंध बताने के लिए आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, ऊपर लिखे वाक्य गौरैया ने दाना ढूंढा में विभक्ति चिन्ह ने गौरैया तथा दाने का संबंध और उनका क्रिया से संबंध स्पष्ट करता है। जो ऊपर हमने सेंटेंस पढ़ा था, गौरैया ने दाना ढूंढा, तो उसमें जो ने है वो गौरैया और दाना के बीच में संबंध बताता है और साथ में इन दोनों का संबंध क्रिया के साथ बताता है। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्द का क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्पष्ट करते हैं। तो जो विभक्ति चिन्ह होते हैं, चाहे वो के लिए हो, चाहे वो को हो, चाहे वो से हो, वो संबंध बताते हैं किसका? क्रिया का। किसके साथ? संज्ञा शब्दों के साथ। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग या कारक चिन्ह भी कहते हैं, वो अलग बात है। अभी हम विभक्ति चिन्ह जो है वही समझ जाए, वही बड़ी बात है। तो इसके दूसरे नामों से इतना फर्क नहीं पड़ता, बट ये है कि आप समझ लीजिए कि विभक्ति चिन्ह तो जो शब्द का नाम है वो तो है ही, उसे साथ में हम परसर्ग या कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, तो कारक क्या हुए? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से होने का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, मतलब जिस रूप में संज्ञा या सर्वनाम लिखा हुआ है और उससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से पता चल रहा है कि वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध किस प्रकार बन रहा है, तो बस वो जो संबंध जिस तरीके से बताया जाता है, दर्शाया जाता है, बस वही कारक है। ठीक, संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जिस प्रकार दर्शाया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। और कारक के क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं, जिनका नाम होता है विभक्ति चिन्ह। तो जिस प्रकार का कारक होगा उसका एक अलग विभक्ति चिन्ह होगा, जैसे कि ने, जैसे कि को, जैसे कि के लिए, जैसे कि से। समझ में आया? एक बार परिभाषा फिर से सुनते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से होने का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। मेरे साथ बोलना है, बोलिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से होने का पता चलता है उसे कारक कहते हैं।
प्रत्येक कारक का एक विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है बच्चों कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक के भेद कितने होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और प्रत्येक कारक का, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक कारक का एक अलग क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं, 8 काइंड्स होते हैं और प्रत्येक कारक का एक विभक्ति चिन्ह होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वो जो 8 भेद हैं ना कारक के, वो कौन से हैं, और उसके बाद ये जानते हैं कि उनके विभक्ति चिन्ह कौन से हैं। देखिए ये कारक है और ये 8 कारकों के नाम हैं। कैसे पढ़ते हैं हम इसे? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, फिर से सुनिए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 प्रकार के कारक हैं। और जैसा कि हमने बताया, प्रत्येक कारक का एक विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक, तो अब कर्ता कारक अगर इस्तेमाल होगा तो उसका विभक्ति चिन्ह होगा ने। तो जहां पर संज्ञा शब्दों के साथ ने आ जाए तो समझ लेना कि जो संज्ञा शब्द है वो किसका काम कर रहा है? कर्ता कारक का काम कर रहा है। संज्ञा जो शब्द है वो क्रिया के साथ किस प्रकार से संबंध दिखा रहा है? कर्ता के रूप में संबंध दिखा रहा है कि जो संज्ञा है वो कर्ता है। ठीक है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। क्या है? को। तो अगर किसी संज्ञा शब्द के साथ को आ जाए तो समझ जाना कि वो संज्ञा शब्द जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो कौन है? वो कर्म कारक है। ठीक है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से। इसी प्रकार संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह भी या तो को या के लिए, मतलब के लिए निकलना चाहिए, लेकिन कभी कभी के लिए को दिखाने के लिए हम को भी लगा सकते हैं। ठीक है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वो से है, करण का भी से है, लेकिन यहाँ पर से कैसे लगाते हैं? जब कोई चीज किसी से अलग हो जाती है, जुदा हो जाती है, तो वहां पर जो से लगता है वो अपादान कारक लगता है। से का प्रयोग हिंदी में हम कई अलग अलग तरीकों से करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं पेंसिल से लिखती हूँ। अब मैं पेंसिल से लिखती हूँ तो इसमें कोई अलग होने वाली बात नहीं है ना? तो यहाँ पर जो पेंसिल से आएगा, पेंसिल तो संज्ञा हो गई, संज्ञा के साथ से लग रहा है, तो वहां पर करण कारक हो जाएगा। अब संबंध, किसी का किसी के साथ संबंध, किसी के संबंध, किसी की संबंध। ठीक है, तो का, की, के। अधिकरण कारक में में और पर। ठीक, संबोधन कारक में हे, ओ, अरे, इस तरह से शब्द आते हैं। एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं हम इसे। कर्ता ने ऐसे पढ़ा जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, आप ऐसे पढ़ना इसको, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पे या पर, तीनों शब्द हो जाते हैं में, पे, पर, और अधिकरण हे, ओ, अरे, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, कैसे बोला जाता है देखिए, मैं इसे हाइड कर लेती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पे, पर और संबोधन हे, ओ, अरे। ठीक है, अब इधर से देखते हैं हाइड करके। ने, कर्ता ने को, कर्म को, से, करण से, के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक, से अलग होने के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, काकी के, संबंध काकी के, में, पे, पो, में, पे, पर, अधिकरण में, पे, पर, और हे, ओ, अरे, संबोधन हे, ओ, अरे। तो ये थे आपके 8 कारक और 8 कारकों के विभक्ति चिन्ह। अब आज आप इन्हें याद कीजिए, इस टेबल को, और कारक को सबसे पहले दिमाग में बिठाइए और अपनी बुक भी खोलिए, चैप्टर भी पढ़िए। कल के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कारक के इन 8 भेदों को अच्छे से, डीपली, और साथ में इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन, बाय बाय।